लेकिन सेम की वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो, यानी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको रिजेक्शन फेस करना अच्छे से पड़ता है। पता होना चाहिए, आप भी कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस ना करो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश। तो गाइज, आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना कि नॉर्सेट एग्जाम। तो आप लोगों को पता ही है कि नॉर्सेट का एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो सबसे हार्ड पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बट वट इफ आप नॉर्सेट क्लियर कर देते हैं, ठीक है, आपका अलॉटमेंट भी आ जाता है, आपको एम्स भी मिल जाता है, लेकिन किसी मिस्टेक की वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो, यानी एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग नॉर्सेट एग्जाम। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो ऐसी ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है ताकि आप भी कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस ना करो और बाद में आप खुद सोचो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है एंड किसी मिस्टेक की वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो या आप आगे नहीं बढ़ पाते या आप अपना एम्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ऐसी कुछ बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना स्किप करके चलते हैं और उनको सिर्फ मेन पॉइंट्स ही होता है और उसके बीच का जो चीज मैं समझाती हूँ वो स्किप कर देते हैं। तो ऐसा मत करना, क्योंकि देखो यार, ये वीडियो जिस बारे में मैं आज वीडियो बना रही हूँ ऐसे बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम, और बच्चों को इस चीज का नॉलेज नहीं होने जाता। मुझे इसका नॉलेज तब हुआ जब मैं इस चीज में आई हूँ, तब मुझे पता चल रहा है अच्छा ये भी होना चाहिए था, अच्छा ये भी होना चाहिए था, अच्छा ये गलतियां ये सब है। तो आज मैं इसमें सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप ध्यान से सुनोगे, बिना स्किप करे सुनोगे एंड बाद में देखना आप थैंक यू भी बोलोगे ताकि आप उन मिस्टेक्स को ना कर पाओ। सो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगी कि जो नॉर्सेट जब फॉर्म हो जाते हैं उससे अप्लाई करने से पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, मेरे साथ के कुछ नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 9, मैं नॉर्सेट 9 की स्टूडेंट हूँ एंड मेरे नॉर्सेट 9 वालों बच्चों में और नॉर्सेट 8, 7 वाले बच्चों ने ये जो मिस्टेक्स करी इसकी वजह से उन्होंने रिजेक्शन भी फेस किया है। एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये चीजें फेस करो, क्योंकि देखो सालों की मेहनत, रातों की पढ़ाई, एक मिस्टेक की वजह से आपका नॉर्सेट रुक जाए, आपका एम्स रुक जाए, तो ऐसा अच्छा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। और यस, आप लोग अच्छे से सुनेंगे मेरी बातें एंड उन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखोगे। आप लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है कि नॉर्सेट सबसे पहले ना आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपने नॉर्सेट दे लेते हैं कि एक बार नॉर्सेट दे लेते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, अगर तुम्हें सच में नॉर्सेट बहुत सीरियसली देना है और एज अ प्रैक्टिस नहीं देना है, मतलब एग्जाम निकालने के लिए ही देना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहली बात तो तुम्हारा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि क्योंकि नॉर्सेट में रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। अब अभी तुमने क्लियर किया और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं और तुमने नॉर्सेट भर दिया, तो चाहे तुम्हारा नॉर्सेट निकल भी जाए तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हें एम्स में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं आया होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपकी पूरी वो मांगी जाती है। और ऐसा भी नहीं कि अभी तुमने कोई सा भी नंबर डाल दिया एंड बाद में जाके वो चेंज हो जाता है या फिर वो देखेंगे नहीं। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ अच्छे से चेक किया जाता है, तो उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए ताकि तुम अच्छे से फॉर्म को क्लियर कर पाओ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज फॉर जीएनएम स्टूडेंट्स, ठीक है। एम्स जो है वो जीएनएम स्टूडेंट से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, जो कि होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीएनएम के स्टूडेंट्स 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही नॉर्सेट दे सकते हैं और नॉर्सेट क्लियर करके अपनी एम्स में एक सीट हासिल कर सकते हैं, ठीक। या फिर आपने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करी है तो फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, एज का क्राइटेरिया 18 to 30। मैंने आपको नॉर्सेट फुल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ बताया है। तो देखो, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा है तो आप नॉर्सेट का फॉर्म नहीं भर सकते हो। और अगर आप ये सोच के करते हो कि मैं नकली कुछ भी डाल देता हूँ, कौन सा उन्हें पता चल रहा है, तो देखो,
पूरा जब तुम वहां जाओगे ना, तुम्हारा एम्स हो गया, निकल गया, ठीक है, नॉर्सेट निकल गया, तुम्हें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो तुम्हारा उस टाइम बर्थ प्रूफ यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांगा जाता है, जो वो हो सकता है तुम्हारा 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, और उसमें तुम्हारी एज साफ साफ लिखी होगी और इससे पता चल जाता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा हवाबाजी करके या कुछ गलत करके ऐसा मत करना, अपना एज सही डालना, क्योंकि देखो एज के लिए तो होगा ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एज प्रूफ मांगा जाता है, ठीक है। सो बी केयरफुल, नकली नहीं बनाओगे, ठीक है। 5th थिंग, अगर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्क हो, ठीक है, काम कर रहे हो वहां पर, और आपने नॉर्सेट दिया और आपका निकल गया, तो एनओसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। अगर तुम एक्सपीरियंस है, तुमने डाला है कि यस आई एम वर्किंग और समथिंग जो भी, तो आपको एनओसी मांगता ही मांगता है। एनओसी उनको मिलती है जो पहले से वर्क है और वही हॉस्पिटल उन्हें प्रोवाइड करता है। 4th थिंग इज फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनाओगे, बिल्कुल नहीं बनाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको पता ही लग जाएगा और आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। सो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके फेक नहीं होने चाहिए, आप फेक अपलोड नहीं करोगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे भी। 5th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों को इसी में आती है। देखो अगर तुम यूआर कैटेगरी से हो यानी जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट का, राइट। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एम्स अपनी साइट खोलता है ना, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में ना साफ साफ उसने क्या दिया रहता है, एक तो फॉर्मेट दिया रहता है कि इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस डेट के बीच का तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथी चीज, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनाओगे, एंड उन्होंने फॉर्मेट दिया रहता है, डेट दी रहती है। इवन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर की, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट ईडब्ल्यूएस, जैसे आप लोगों की कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, तो आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेनली इन दोनों के लिए एम्स बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में एकदम हाईलाइट करके अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर किस ईयर का होना चाहिए, आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चे ना, उनको पता नहीं होता है, वो ना स्टेट वाले फॉर्मेट में बना देते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है बनने का। स्टेट में तुम बना लो, उसके बाद सेंट्रल एक दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर तुम्हारा स्टेट का है तो उसे जल्दी से सेंट्रल में कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि जो एम्स है वो हमेशा क्या सेंट्रल फॉर्मेट में क्या मांगता है, अपना सर्टिफिकेट मांगता है। तो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट होना चाहिए और डेट के बीच का ही होना चाहिए, तो वो डेट भी उसमें मेंशन होती है। तो मोस्टली वो अराउंड तब तक लास्ट डेट तब होती है जब उसके एप्लीकेशन फॉर्म बंद होने वाले होते हैं, और उससे पहले की डेट ही वैलिड होती है। उसमें भी वो कुछ क्राइटेरिया देते हैं, जैसे जब मेरा नॉर्सेट 9 था तो उस टाइम जो ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने डेट क्राइटेरिया दिया था वो अप्रैल टू अगस्त दिया था, ठीक है। जैसे उसका लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो तब तक ही वैलिड था, उसके बाद का वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारे एम्स में बच्चों ने रिजेक्शन फेस किया, क्योंकि उन्होंने या तो सेंट्रल का नहीं बनाया था, या तो उनकी डेट गलत थी, या उनका फाइनेंशियल ईयर गलत था, या फिर उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। तो इस चीज का अच्छे से तुम ध्यान रखोगे। और यस, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए भी सेम चीज क्राइटेरिया फॉलो होता है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस ईयर का, वगैरह वगैरह। तो आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाओगे, ठीक है। 6th चीज, अगर तुम रिजर्वेशन सोच के कि चलो यार हम तो जनरल कैटेगरी से है, हमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, और उसके चलते तुम एक फेक डॉक्यूमेंट बना देते हो, और जबकि तुम्हें पता है कि यू आर पोटेंट टू क्रैक नॉर्सेट इसी कैटेगरी से, तो यार फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत बनाना। या फिर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और तब तुम उस कैटेगरी से फिल आउट कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा आगे जाके तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, चाहे तुमने जनरल सीट निकाली हो, चाहे तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और जब तुमने एग्जाम दिया तो तुम्हारी जनरल सीट मिल गई तुम्हें, मतलब बहुत अच्छी मार्क्स आई, तो भी तुम्हें जनरल कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर तुमने झूठा वहां पर कैटेगरी डाली हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम जैसे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और तुमने जनरल की सीट निकाल दी, तो ऐसा नहीं है कि वहां जाकर तुम्हें बोला जाएगा कि यस जनरल की सीट ले लो क्योंकि तुमने ओबीसी डाला है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी या कहीं पर भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इससे डरना नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है वो उनके लिए बाद में एफिडेविट बन जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इतना डरना मत कि पापा का नाम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है या एड्रेस में थोड़ा बहुत मिस्टेक है,
तो इस चीज़ का आप टेंशन मत लेना, एफिडेविट आराम से बन जाता है कोर्ट में जाकर, एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आधार कार्ड की। तो आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि आप 4th 5th की फोटो वाला आधार कार्ड ही वहाँ पे लगा रहे हो। तो देखो, आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होता है, आपका एड्रेस प्रूफ होता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, अपडेट करके रखना है। मतलब अपने कॉलेज टाइम पे अपडेट कर दो, उसमें न्यू फोटो दिलवा दो, मतलब बड़े की फोटो, यानी कि आपकी छोटे की चल रही है, सो अपडेटेड करवाते रहना, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने डाला रहता है इंफॉर्मेशन नॉर्सिट का, उसे केयरफुली पढ़ना ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना करो। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं होप क्या कर रही हूँ, ये सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना हर कोई नहीं बताता है, बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैं नहीं चाहती आपका कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करो, और अगर आप कैपेबल हो नॉर्सेट को क्लियर करने में और किसी और वजह से आप कोई भी रिजेक्शन फेस ना करो। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले, मैं भी थैंकफुल फील करूँ कि यस मैं किसी की हेल्प कर पाई। सो यस गाइस, सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा बिष्ट के साथ आज का ये व्लॉग यहीं तक था। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी जो कि होगा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। सो लव यू ऑल, बाय बाय।